Hello, dear guys, and once again, I welcome you to Counsel Friend, your counsel, your friend. So this time हम बात करेंगे जेई मेन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के बारे में। आपने 11th 12th बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। अब टाइम आ गया है कि जेई मेन का आप एप्लीकेशन फॉर्म ढंग से भरें ताकि आपका कैंडिडेचर वहां पे एक्सेप्ट हो सके। यदि आप थोड़ी भी गलती करते हैं और आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाता है देन इट विल बी अ बिग लॉस। हाँ, इस बार अच्छी बात यह की है एनटीए ने कि जेई मेन के जनवरी और अप्रैल सेशन के लिए अलग अलग फॉर्म फिलिंग की सुविधा उन्होंने दी है। तो यदि आप अभी जनवरी का सेशन का फॉर्म भर रहे हैं और इसी में अप्रैल का ही भरना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। और आप अप्रैल का बाद में भरना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। और आप अभी नहीं भरना चाहते, केवल अप्रैल का भरना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। अभी तक ये सुविधा नहीं थी मगर इस बार ये दी हुई है। तो बहुत छोटी छोटी कई गलतियां कई बार हो जाती हैं और इन गलतियों के कारण आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाता है और कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है, हमारा एप्लीकेशन नंबर नहीं आया, हमारा एडमिट कार्ड अब डाउनलोड नहीं हो रहा है बिकॉज उस समय हमने गलती कर दी थी। तो ये सारी चीजों को आज हम यहाँ पे वन बाय वन समझ लेंगे ताकि ये छोटी छोटी गलतियां ना हो। कुछ चीजें आपको भी ख्याल रखनी है, जैसे नंबर 1, जितना हो सके फॉर्म फिलिंग खुद करें, किसी इंटरनेट कियोस्क के भरोसे मत रहिए क्योंकि अक्सर डेटा आपका चोरी हो जाता है या अक्सर वो एक कॉमन सिंगल पासवर्ड चूज कर लेते हैं सभी के लिए और उससे किसी के भी कैंडिडेचर में सेंध लगाई जा सकती है। तो ये गलतियां आप ना करें। फॉर्म हो सके तो लैपटॉप से या फिर डेस्कटॉप से भरें। जितने भी टच डिवाइसेस होते हैं जैसे टैबलेट है, मोबाइल्स हैं, इनसे ना भरें क्योंकि इसमें उंगली आपकी कहीं भी इधर उधर चलती है तो गलत ऑप्शन चूज हो जाता है और लापरवाही में, जल्दबाजी में हमें पता नहीं लगता, देन अगेन इट विल बी अ बिग लॉस और बाद में वो गलती सामने आती है, देन नथिंग कैन बी डन। हाँ, इस बार अच्छी बात ये हुई है एनटीए ने ये किया है कि आपको करेक्शन के लिए विंडो दी है उन्होंने और ये बोला है कि कुछ फील्ड छोड़ के बाकी फील्ड बाद में भी करेक्ट की जा सकती हैं जो कि इससे पहले नहीं था। मगर एक नेगेटिव चीज उन्होंने जो की है इस बार, और वो पता नहीं क्यों की है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, वो है आपका सर्टिफिकेट, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो चाहे वो कैस्ट सर्टिफिकेट हो, वो कैस्ट सर्टिफिकेट अपलोड अभी करना होगा विथ फॉर्म नंबर, विथ कास्ट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, विथ डेट, विथ द साइनिंग अथॉरिटी। जिनके सर्टिफिकेट अभी अंडर प्रोसेस हैं, बने नहीं है, उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, मगर फिलहाल जिनके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं वो फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले आपका ये समझ लेते हैं कि जेई मेन और जेई एडवांस के लिए अभी और नया क्या है, 2025 क्या आपके लिए नया लेके आया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कास्ट सर्टिफिकेट अपलोडिंग अभी ही करनी है, जो कि पहले अंडरटेकिंग दे दिया करते थे, पहले एक एफिडेविट दे दिया करते थे, उसका अभी लोगों ने स्कोप खत्म कर दिया है। इसके बाद ऑथेंटिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, अभी साथ ही साथ ओटीपी से आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी दोनों को ऑथेंटिकेट किया जाएगा। इसलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत ध्यानपूर्वक भरिएगा और साथ ही साथ ये दोनों चीजें वो भरिएगा जो कि अगले 2-3 साल तक आप कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें भूल के भी कोई गड़बड़ ना हो कि वो मोबाइल नंबर अभी एक्टिव था बाद में वो डेड हो गया, या वो ईमेल आईडी अभी हमने खोल के नहीं देखा मगर पुटअप कर दिया, मगर वो ईमेल आईडी डोरमेंट हो चुकी थी, अब वो थी नहीं। तो ये सब गड़बड़ियां ना हो। जेई फॉर्म सेशन को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप यदि ड्रॉपर हैं या क्लास 12 स्टूडेंट है तो रेडी हो जाइए। कोई भी कंफ्यूजन हो मेरे से मैं अभी आपको अपना मोबाइल नंबर और अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा, डायरेक्टली मेरे से कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं, मगर किसी भी कंफ्यूजन में रह के आधा अधूरा फॉर्म ना भरिएगा, अगेन यू विल बी लैंडिंग इन ट्रबल। अपने पेन्स और नोट शीट रेडी रखिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यदि मैं बता रहा हूं तो उसको नोट डाउन करते रहिए, जहां जरूरत हो वहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इंपॉर्टेंट है कि अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स का मैं सेट बता रहा हूं उनको अभी से रेडी करके रख लीजिए। फॉर्म भरने की जल्दबाजी मत कीजिए, अभी आपके पास में टाइम है, 12-15 दिन है, अभी यू कैन टेक योर ओन टाइम और आप भर सकते हैं। हाँ, अगेन लास्ट डेट का वेट मत करिए क्योंकि लास्ट डेट में अक्सर सर्वर डाउन हो गया, आपने सोचा कि डेट एक्सटेंड होगी मगर डेट एक्सटेंड नहीं हुई, यू विल बी लैंडिंग इन ट्रबल। एक और बहुत खास बात, जो बच्चे जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट दे रहे हैं वो अप्रैल अटेम्प्ट भी जरूर दीजिएगा। आप केवल जनवरी अटेम्प्ट के भरोसे मत रहिएगा। इवन यदि आपकी 100 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल आ जाती है तो भी दोनों अटेम्प्ट्स आप जरूर दीजिएगा क्योंकि जेई का एनटीए का क्लियर कहना है कि बेस्ट ऑफ दोज अटेम्प्ट्स विल बी टेकन इनटू अकाउंट। आपके दोनों अटेम्प्ट्स में जिस अटेम्प्ट में ज्यादा मार्क्स आएंगे उस अटेम्प्ट को आपका फाइनल स्कोर के लिए काउंट किया जाएगा।
फॉर्म भरने से पहले इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इंस्ट्रक्शंस जो है वो अच्छी तरह से पढ़िएगा, जहां जरूरत है जॉट डाउन करिएगा। जेई मेन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले एक जो बुलेटिन वो जारी करते हैं, जेई मेन एप्लीकेशन बुलेटिन 2025, उसको देखिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, और उसको आप पहले डाउनलोड करके जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सीधे सीधे वहां से आपको उठाने होंगे। एटलीस्ट 10 कॉपीज ऑफ योर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और आप एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जो है 4x6 इंच साइज का भी खिंचा के रख लीजिएगा। आपके सिग्नेचर 1.5x3.5 सेंटीमीटर बॉक्स में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। सिग्नेचर ब्लू पेन से ही हो, सिग्नेचर जो है क्लियर हो, स्मज फ्री हो, ये आप पहले ही खिंचा के रख लीजिएगा। फाइल साइज जो सिग्नेचर का होगा वो 10 KB से लेकर 30 KB का होगा। फोटोग्राफ का जो है साइज 10 KB से 30 KB का होगा, और जो सर्टिफिकेट का जो साइज होगा वो 10 KB से लेकर 300 KB तक का होगा। मेक श्योर डायमेंशंस वही हो। फोटोग्राफ जो है वो बहुत ज्यादा एडिटेड ना हो, फोटोग्राफ ऑथेंटिकेटेड हो, और फोटोग्राफ अभी जेन्युइन हो। आप अभी से खिंचा के आ जाइएगा, यदि क्योंकि कंप्यूटर टच फोटोग्राफ पाया जाता है तो आपका कैंडिडेचर रद्द हो सकता है। पुराना फोटो को आप वापस स्कैन करके रीयूज मत कीजिए, अच्छे स्टूडियो में जाके एक फोटोग्राफ खिंचा लीजिए। फोटोग्राफ के इंस्ट्रक्शंस को मैं अभी आपके साथ में डिटेल में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले जो आपका होम पेज है www.jemain.nta.nic.in, इसको आप अच्छे से आप अपने यूआरएल बॉक्स में डालिए। किसी भी लिंक के थ्रू कॉपी करके मत डालिए, हो सकता है वो लिंक फेक हो, आपका कैंडिडेचर एक्सेप्ट ही ना हो, इसलिए प्रॉपरली इसको डालिए। होम पेज डालने के बाद आपके सामने एक इस तरह का देखिए इंटरफेस खुल जाएगा। ये है जेई मेन 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म का इंटरफेस। इसमें दो हिस्से दिए हुए हैं, एक ब्लू कलर का और एक जो व्हाइट कलर का। सबसे पहले हम ब्लू कलर के हिस्से में जाएंगे, और यहां पे हम एज ए न्यू कैंडिडेचर अपने आप को रजिस्टर करेंगे। इसमें कैप्चा डालेंगे, और कैप्चा डालने के बाद एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद वेरियस इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर जो आप पेपर 1, पेपर 1 प्लस पेपर 2, या पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस पेपर 3 सबके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फी स्ट्रक्चर है, जो कि इस चार्ट में दिए हुए हैं। जेंडर वाइज आप फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप यदि आप हैं तो उसके लिए अलग फी स्ट्रक्चर है, आप यहां पे देख सकते हैं। फी स्ट्रक्चर जो भी होगा, जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिकली लेने वाला है, इसलिए डू नॉट वरी अबाउट दैट। अभी आप जेई मेन बुलेटिन को डाउनलोड करने का डिक्लेरेशन देते हैं, और इसके बाद आप आगे फॉर्म फिलिंग के लिए एंटर करते हैं। ये देखिए पूरे इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आ रहे हैं, एक बार इनको पढ़ते जाइए। ये इंस्ट्रक्शंस है आपके फोटोग्राफ अपलोड के बारे में, ये इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पासवर्ड चूजिंग के बारे में, आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन के बारे में, तो इनको आप पढ़ते जाइए। वैसे मैं इनको साथ साथ में अभी आपके सामने रखता जाऊंगा और बताते भी जाऊंगा। तो यहां से देखिए नीचे की तरफ आपको एक चेकबॉक्स दिखता है, आप इसको ओके करते हैं, और उसके बाद ये ब्लू कलर के टैब के ऊपर आप टिक करते हैं, तब आप फॉर्म फिलिंग सेक्शन के अंदर में एंटर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नाम। आपका नाम एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो क्लास 10th के, 12th के नहीं, क्लास 10th के मार्कशीट में दिया हुआ है। सो मेक श्योर आपके नाम के स्पेलिंग्स वही हो। कोई भी स्पेलिंग जल्दबाजी में अपने मन से मत डालिएगा, अदरवाइज यू विल बी लैंडिंग इन बिग ट्रबल। तो नाम के स्पेलिंग्स एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, क्लास 10th के मुताबिक होना चाहिए। इसके साथ साथ में एक चीज और समझ लीजिएगा कि आपके आधार में नाम कैसा दिया हुआ है, इससे आपको विचलित नहीं होना है कि आधार में तो ये दिया है, यहां पे वो दिया है। जो आपके क्लास 10th के मार्कशीट में है वो नाम आप पुटअप कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही पिता का नाम, पिता के नाम के आगे कोई भी सैल्यूटेशन, मिस्टर, श्री, एडवोकेट, मेजर, डॉक्टर, कर्नल, ये सब मत लगाइए, केवल पिता का नाम लिखिए, और पिता का नाम कंप्लीट लिखिए जैसा कि क्लास 10th मार्कशीट में दिया हुआ है। एब्रिवेशंस यूज मत कीजिए। सिमिलरली मदर नेम, वहां पे भी आप श्रीमती, मिसेस, डॉक्टर, ये सब सैल्यूटेशंस यूज मत कीजिए, केवल और केवल मदर्स नेम यहां पे आप अंकित कीजिए। अब यहां पे बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करना। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ को रिकन्फर्म करना है। आपके जो बाकी क्रेडेंशियल्स हैं, एड्रेस की क्रेडेंशियल्स, एड्रेस वही हो जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस में रहने वाला है, उसमें प्लॉट नंबर, हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर, ये सब प्रॉपर हो। वेग एड्रेसेस मत डालिए, क्योंकि यदि रिटर्न कम्युनिकेशन होता है तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यदि आपका एड्रेस प्रॉपर नहीं है, ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो उसमें आपको जो भी कम्युनिकेशन है वो रिसीव नहीं हो पाएगा।
इसके साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मोबाइल नंबर, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, मोबाइल नंबर एग्जैक्टली वही रखें जो अगले 2 साल यूज करने वाले हैं। ऐसा ना हो कि ओटीपी किसी और नंबर पे आ रहा है और आप अभी फिलहाल कोई और नंबर यूज कर रहे हो जिस पे ओटीपी आ रहा है, वो नंबर अभी डेड पड़ा हुआ है। तो ये गलतियां ना करें। मोबाइल नंबर आप यदि पिताजी का दे रहे हैं तो पिताजी को ये बोल के दीजिए कि इसमें जो भी आपके ओटीपीज आए, जो भी इसमें डिटेल आए, मेरे को साथ साथ बताते जाएं। कोई भी कमर्शियल एसएमएस समझ के या स्पैम समझ के उसको डिलीट ना कर दें। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपके पासवर्ड के बारे में। बार बार वो पासवर्ड के लिए चेताते हैं कि पासवर्ड जो है वो 8 से लेकर 13 कैरेक्टर्स तक का लंबा होना चाहिए। पासवर्ड में एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे परसेंटेज, डॉलर, क्वेश्चन मार्क, कुछ ना कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जो आपका पासवर्ड है उसके अंदर एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू का कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर कम से कम होना चाहिए। तो इन इंस्ट्रक्शंस को साथ में ध्यान में रखते हुए पासवर्ड बनाइएगा। रैंडम पासवर्ड मत बना लीजिएगा, अभी बना लिया और 1 घंटे बाद ही भूल गए कि क्या बनाया। मोबाइल में अकेले सेव मत कीजिएगा। मोबाइल में सेव करके घर जा रहे थे, मोबाइल रास्ते में गिर गया, यू विल बी लैंडिंग इन ट्रबल। बेस्ट होगा कि उसको बहुत ही ऑथेंटिक जगह पे, बहुत ही परमानेंट जगह पे लिख के रख लीजिएगा, और बेस्ट होगा उसको मेमोराइज कर लीजिए। इसके साथ साथ में और भी अच्छा होगा यदि पासवर्ड को मैं एक ईमेल के अंदर अपने डाल के छोड़ देता हूं कि कहीं ना कहीं से मैं इसको रिट्रीव कर सकता हूं। किसी और के साथ में पासवर्ड भूल के भी शेयर मत कीजिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पब्लिक साइबर कियोस्क या साइबर कैफेज में आप फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, कॉमन पासवर्ड सबके लिए बनाते जाते हैं और बाद में कोई भी बच्चा किसी भी पासवर्ड में, यदि मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपसे कोई ग्रज या खुन्नस रखता है और उसको पता है आपने फॉर्म यहां से भरा है, यही कॉमन पासवर्ड है, ही कैन गिव डैमेज टू यू। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। पासवर्ड निजी बनाइए, अपना पर्सनल बनाइए। देखिए एक आइडियल पासवर्ड कैसे हो सकता है, आपकी यदि मदर का नाम एम से शुरू हो रहा है तो फर्स्ट लेटर ऑफ योर मदर्स नेम, उसके बाद डॉलर, हैश, परसेंटेज साइन एज ए स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद आपका नाम लोअर केस में और फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, जैसे फॉर एग्जांपल एस डॉलर राहुल 09। ये मैंने एक आपको समझाने के लिए बनाया है कि सेम यही पैटर्न फॉलो मत कीजिए, अदरवाइज इट विल बी वेरी इजी फॉर अदर्स टू डिसिफर कि क्या बनाया गया है। आप अपना निजी रखिए पासवर्ड एंड डू नॉट डिस्कस इट विद अदर्स। पासवर्ड डालने के बाद आप सिक्योरिटी क्वेश्चन डालिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहां मैंने सिंपल रखा है कि विच इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट। मैंने उसमें आंसर किया है गूगल। ये मेरे लिए है क्योंकि इसकी रिकॉल वैल्यू मेरे लिए ज्यादा है। बाकी और भी सिक्योरिटी क्वेश्चन है, उसको देख के आप अपनी पसंद का सिक्योरिटी क्वेश्चन चुन सकते हैं और मेक श्योर कि उसको भी आप कहीं ना कहीं सेव करके लिख के रख लें। यदि आप पासवर्ड किसी कारण से भूल जाते हैं, पासवर्ड रिट्रीव नहीं हो रहा है, तो इस सिस्टम से आप पासवर्ड कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने के बाद यहां पे कैप्चा आता है। कैप्चा आने के बाद आप यहां से आप पुटअप करते हैं कैप्चा को और फाइनली फिर आप सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपने जो भी फॉर्म भरा है वो एट अ ग्लांस आपको दिखेगा। फॉर्म के अंदर जो भी आपने क्रेडेंशियल सबमिट किए हैं नजर आएंगे। एक बार सारी स्पेलिंग्स वापस चेक कर लीजिए। स्पेलिंग्स चेक करने के बाद चेक बॉक्सेस पे आप ओके कीजिए और ओके होने के बाद आप फाइनली फिर उसको सबमिट की तरफ जाइए। सबमिट की तरफ जाते हैं तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन एट ए ग्लांस दिखती है और आपको नजर आता है। इसके बाद एक ओटीपी आता है। ओटीपी डालने के बाद आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाता है। फॉर्म एक बार सबमिट हो गया, अब आप यहाँ पे देखिए नजर आने लगेगा, ये वार्निंग साइन है कि ये फॉर्म सबमिट हो रहा है। अब देखिए फर्स्ट सेक्शन जो है आपका ग्रीन हो गया। अब हम बाकी के 2 स्टेप्स कंप्लीट करेंगे। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहता हूं कि जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं तो आपके मोबाइल पे एक एसएमएस भी आता है। आप एसएमएस में एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है उसको तुरंत ही अपने पास में नोट करके रखिए, क्योंकि कहीं सेशन एक्सपायर हो गया, उसी दौरान एक कॉल आ गया, कॉल आने के कारण आपका इंटरनेट हैम्पर हो गया और ये फिर दोबारा नहीं आएगा एंड यू विल बी लैंडिंग इन बिग ट्रबल, क्योंकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जनरेट हो गया लेकिन आपने नोट नहीं किया। तो उसको तुरंत ही नोट, और एनटीए के भरोसे मत रहना, दे आर वेरी क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। तो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लिख लिया आपने। अब आप यहां से अगले सेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। वापस लॉग इन कीजिए आप और लॉग इन करके बाकी का फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़िए। तो अब यहाँ पे बाकी के डिटेल्स आपको यहाँ पे पुटअप करने होंगे, जो आपके रेस्ट ऑफ क्रेडेंशियल्स है, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कास्ट। कास्ट आपको भरना होगा। यदि कास्ट का सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो उसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो एक मैंडेटरी फील्ड है और वो फील्ड नहीं होता कंप्लीट तो आप आगे का फॉर्म नहीं भर पाते। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बताना
कि यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट अभी रेडी नहीं है तो आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन अप्लाई करने में एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, अभी आप फिलहाल के लिए वो रेफरेंस नंबर पुटअप कर दीजिए। जिन लोगों के पास में सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, स्पेशली ओबीसी एनसीएल, तो वो लोग अभी स्टेट सर्टिफिकेट ही अपलोड कर दीजिए। जब आपका फील्ड यहाँ पे आएगा, सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा, तब आप डाल दीजिएगा। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस वाले, आपको पिछले साल तक रूल ये था कि 2000 सपोज जनवरी अटेम्प्ट था तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट आपको चाहिए था। आई डोंट नो व्हाट ब्लंडर दे आर ट्राइंग टू डू, इन्होंने इस साल वो जो पूरा फील्ड ही हटा लिया है। तो आपके पास में सर्टिफिकेट रेडी नहीं है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। आपका जो रेफरेंस नंबर, डॉक्यूमेंट रिसीव आरडी नंबर है, वो जो रिसीव डॉक्यूमेंट नंबर है आप उसको डाल लीजिए। आपके पास में यदि वहां पे जो डेट ऑफ सबमिशन की पावती है उस पे जो नंबर लिखा है आप उसको डाल दीजिए, मगर कोई ना कोई नंबर आप ऑथेंटिक नंबर पुटअप कर दीजिए। जो साइनिंग अथॉरिटी है वो नॉर्मली होता है तहसीलदार, वो नॉर्मली होता है डीएम, वो नॉर्मली होता है मजिस्ट्रेट, वो नॉर्मली होता है डेप्यूटी कलेक्टर। आप वो जो अथॉरिटी जिसके थ्रू बनता है वो पता करके साथ में डलवा दीजिए। अभी आपके पास में टाइम है, पेरेंट्स को बोलिए थोड़ा सा होमवर्क कर लें। किसी का सर्टिफिकेट बना होगा तो उसका डिटेल का फॉर्मेट ले लीजिए ताकि आपको पता हो कि साइनिंग अथॉरिटी कौन है, वो लेके डाल दीजिए, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है, इसके बिना फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा बच्चे इसी जगह परेशान हो रहे हैं, बच्चे क्या पेरेंट्स भी सबसे ज्यादा इसी जगह परेशान हो रहे हैं। तो मेक श्योर आप ये गलती ना करें। कास्ट को आपने भर लिया। जिनके पास में स्टेट सर्टिफिकेट है, जैसे मैंने कहा, एससी और एसटी का जो उनके पास में सर्टिफिकेट है आप उसको एज इट इज अपलोड कर दीजिए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के साथ में आ रही है या फिर ईडब्ल्यूएस वालों के साथ में आ रही है। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी आपका साल हुआ ही नहीं तो ईडब्ल्यूएस की आपको पता ही नहीं कि इनकम क्या होगी। हो सकता है आपको कोई कैपिटल गेन हो तो आपकी इनकम अलग हो जाए और ऐसे में आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वैलिड ना रहे। सो आई डोंट नो अभी ये ब्लंडर क्यों किया है, बट है तो हमको इसका सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको चुनना है अपना टाइप ऑफ आइडेंटिटी। आइडियल है कि आप इसमें आधार चुन लीजिए। आधार इसलिए क्योंकि वो हर जगह एक्सेप्टेबल है और हर जगह उसकी वैल्यू काम आने वाली है, तो आधार चुन लीजिए। आधार चुनने के साथ साथ में यहाँ पे वो आपसे एक डिक्लेरेशन लेगा कि क्या आपका आधार सर्टिफिकेट आपके उसको ऑथेंटिकेट करते हैं। देखिए चेक बॉक्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस चेक बॉक्स को आपको ओके करना है। आपको अपना आधार नंबर डालना है, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, आधार नंबर, और साथ साथ में उसका जो ऑथेंटिकेशन आपने यहाँ पे डाला और अब आपने फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर दिया। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बड़े आराम से हो जाएगा। सबमिट होने के बाद अब यहां पे इंपॉर्टेंट है आपका जो बाकी डिटेल्स जो सामने नजर आ रहे हैं इनको भरना है, जिसमें है आपका सेंटर चूज करना और स्टेट चूज करना। यहां पे इंपॉर्टेंट है बताना है स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी। आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी वही होगा जहां से आपने क्लास 12th क्लियर होगा, यानी वहां की जो सीट्स हैं, जो भी उस स्टेट है उस सीट्स, वहां की सीट्स का एनआईटी में एडमिशन के लिए वहां का 50% सीट्स में आपकी जो क्लेम रहेगा आपकी सीट वहां से रहेगी। सपोज आप कोटा राजस्थान से तैयारी कर रहे हैं तो और वहीं से आप 12th के लिए अपियर हो रहे हैं तो आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी राजस्थान हो जाएगा, यानी राजस्थान का जो एनआईटी के 50% सीट्स हैं उसमें आपकी दावेदारी रहेगी और बाकी स्टेट के इंडिया के रिमेनिंग 50% में आपकी दावेदारी रहेगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। यदि आपने 2024 में 12th दिया था और इंप्रूवमेंट एग्जाम आप अभी कहीं से दे रहे हैं तो जहां से आपने ओरिजिनली क्लास 12th में दिया था अपना एग्जाम, वो आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी होगा, ना कि जहां से आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं। बीटेक प्रोग्राम के लिए और पेपर 2 यानी बी आर्क और पेपर 2B यानी बी प्लानिंग के लिए आपको फॉर्म भरना है। एग्जाम सेंटर्स का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका होम टाउन है, जो भी आपके सिटी का जो मेन सेंटर है उसके आसपास के विसिनिटी के सेंटर्स भरें, क्योंकि कभी कभी आपको सेंटर जो है बहुत ही रिमोट जगह पे यदि मिल जाएगा, यदि आपने चॉइस सेंटर में रिमोट जगह भरी है और आपको यदि वहां पे अचानक पहुंचना पड़ा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सेंटर्स बहुत सोच समझ के भरिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एकेडमिक डिटेल्स की। 10+2 के डिटेल्स आपको यहाँ पर डालने होंगे। पहले क्लास 10th के क्वालिफाइंग एग्जाम उसके डिटेल्स, आपका रोल नंबर, आपका एग्जाम ईयर ऑफ पासिंग एग्जाम, आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड और साथ साथ में आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स वो आपको यहाँ पे डालने होंगे। इसी तरह से आपको 12th के डिटेल्स सबमिट करने होंगे। यदि आप 12th अपियरिंग हैं तो वहाँ पे अपियरिंग लिख के छोड़ सकते हैं, और यदि आप अपियर्ड हैं तो 12th के रोल नंबर और बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने होंगे। डिटेल्स सबमिट करने के बाद एक वार्निंग साइन आता है और आपके डिटेल्स सबमिट हो जाते हैं।
अब देखिए इस स्टेप में आपको अपना ईमेल और अपना मोबाइल नंबर का ऑथेंटिकेशन करना होता है। इसके लिए वो एक पासवर्ड, एक ओटीपी भेजते हैं आपके मोबाइल नंबर पे और एक ओटीपी भेजते हैं आपकी ईमेल आईडी पे। दोनों ओटीपीज यहाँ पे देख के डाल दीजिए और आप इसको ऑथेंटिकेट कर लीजिए। एग्जाम कैटेगरी, यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, क्लास 12 गोइंग स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आपको ये देखिए ड्रॉप डाउन मेनू में लास्ट ऑप्शन आपको चूज करना होता है, जिसमें लिखा हुआ है द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 system conducted by any recognized central state board such as Central Board of Secondary Education। तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि क्या आपका कोई ट्विन है जो जेई मेन एग्जाम आपके साथ में दे रहा है। यदि आपके साथ में कोई ट्विन है तो आप उसको यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। इसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट ये आपको डालना है। फिर से आपको एक कैप्चा एंटर करना है और कैप्चा एंटर करने के बाद आपका ये सेक्शन सबमिट हो जाता है। अब ये सेक्शन में आपको अपलोड करना है आपको फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, आपका यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या कोई भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट और साथ ही साथ आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफ के लिए इंस्ट्रक्शन कि फोटोग्राफ जो है आपका वो 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर का हो। उसमें आपके कान, आपके ईयर्स क्लियरली विजिबल हो। आपका जो चेहरा है वो फोटोग्राफ के जो टोटल एरिया का 80% कवर करता हो। पोलराइड फोटोज एक्सेप्ट नहीं किए जाते। फोटोग्राफ का बैकग्राउंड वाइट ही होना चाहिए और यदि आप चश्मा लगाते हैं तो आपके इसके अंदर से आपकी आंखें नजर आ रही हो, क्लियर लेंस हो, आपके चश्मे के ऊपर ग्लेयर ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। यदि आपका फोटो अनअप्रोप्रिएट है तो आपका फोटो रिजेक्ट हो जाएगा और साथ ही साथ आपका कैंडिडेचर भी। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक सही फोटोग्राफ दिखाने के लिए ये निर्देशित किया है। 80% फेस वाला फोटोग्राफ देखिए, उस पर राइट टिक लगा हुआ है, ये है 80% फोटोग्राफ। और लेफ्ट तरफ जो मेरा फोटोग्राफ है ये 80% वाला नहीं है। तो सही तरीके से फोटो खिंचा लीजिए और उसको यहाँ पे आप सबमिट कर लीजिए। अब इसी तरह से आप ये देखिए अपना फोटो सबमिट हो गया, इसका कंफर्मेशन आपने ले लिया। अब आप फाइनल जो है उसका रिव्यू लीजिए कि आपने पूरा जो फॉर्म पूरी तरह भर लिया है कि नहीं। पूरा फॉर्म भरने के बाद अब आपको फी सेक्शन में एंटर करना है। तो बस अब आपको यहाँ पे फी पे करनी है। आपने फी पे की, फी जो है केवल ऑनलाइन मीडियम से पे होगी, बाकी कोई ऑफलाइन मीडियम नहीं है। यहाँ पे मैंने पुराने स्क्रीनशॉट्स यूज किए मगर ये इंटरफेस ऑलमोस्ट सिमिलर है क्योंकि मैंने अभी किसी को फी पे नहीं की है तो मेरे पास में नए ताजे स्क्रीनशॉट नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे पुराने मैंने स्क्रीनशॉट यूज किए। अब ये देखिए ये डिफरेंट पेमेंट गेट्स आपके सामने आएंगे। ये पेमेंट गेट्स हैं। यहाँ पे आपका अकाउंट होना जरूरी नहीं है। अक्सर मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं सर मेरा अकाउंट तो एसबीआई में है नहीं, मेरा अकाउंट तो एचडीएफसी के उसमें है नहीं। इसमें जरूरी नहीं है आपका अकाउंट हो। आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं और आप नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऑफलाइन मेथड नहीं है तो किसी बंदे को आपको कैश पैसा नहीं देना है और यदि कोई ऐसा क्लेम कर रहा है तो बी केयरफुल अबाउट इट और आप अपने रिस्क पे ही करें इसको। आपने फी पे किया, फी आपने पे करने के बाद ये देखिए आपने गेटवे चुना। गेटवे चुनने के बाद इस तरह से आपको एक क्यूआर कोड आया, आपने इसके थ्रू यूपीआई से पेमेंट कर दिया। पेमेंट होने के बाद ये एक्नॉलेजमेंट आपके सामने आ जाता है और एक्नॉलेजमेंट आने के बाद ये देखिए फाइनली कंफर्मेशन पेज इस तरह से डाउनलोड हो जाता है। कंफर्मेशन पेज डाउनलोड हो गया है, इसका मतलब है यू आर ऑलमोस्ट थ्रू। अब बात बन चुकी है, अब इसके बाद कुछ भी बाकी नहीं है। अब आप फॉर्म फिलिंग की स्टेप्स को कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी आपको लगता है कि कंफर्मेशन नहीं आया है तो आप वो सेक्शन पे जाके उस सेक्शन को देख लीजिए कि प्रॉपरली सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट है कि यदि भी कोई आपको प्रॉब्लम आ भी रही है तो आप इनकी हेल्पलाइन नंबर्स पे आप फोन कर सकते हैं। वैसे तो ये हेल्पलाइन नंबर पे फोन उठाते नहीं मगर फिर भी लक है, आपका तुक्का लग जाए, उठा ले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कोई डिस्क्रिपेंसी आई है तो तुरंत ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर देते हुए उनके जो ईमेल आईडी जो दी हुई है उस पर तुरंत ही फोन ईमेल कर दीजिए ताकि आपके पास में ये ऑथेंटिकेशन रहे कि जैसे ही प्रॉब्लम आई है मैंने आपको सूचित कर दिया है। मैं लास्ट मिनट में सूचित नहीं कर रहा हूं, मैंने उसी टाइम सूचित कर दिया है। अब आपको इसको प्रॉपरली इसका जो निराकरण आपको करना होगा। तो मेक श्योर आप ये चीजें साथ में करें। कोई प्रॉब्लम आती है कॉन्टैक्ट मी, मेरे डिटेल्स देखिए स्क्रीन पे दिए हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि एप्लीकेशन के दौरान मेरे से हेल्प लेते हैं। आपको भी कोई हेल्प चाहिए आप भी इन नंबर्स पे फोन करके मेरे से आप जुड़ सकते हैं। ईमेल मेरे को कर सकते हैं, मेरे को डायरेक्ट वॉइस कॉल कर सकते हैं।
मैं यदि आपको चाहते हैं इस प्रोसेस में CSAB राउंड तक आपको असिस्ट करूं तो आप मेरे साथ में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसका एक बहुत ही नॉमिनल फी मैं लेता हूं। वो लेने के बाद आपको पूरी प्रोसेस के लिए आपके साथ में एज ए गाइड में जुड़ा रहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है चॉइस फिलिंग, जब आपका जेईई मेन एडवांस का रिजल्ट आ जाता है तब। और उसमें यदि थोड़ा भी बच्चों का ब्लंडर हो जाए, उनके हाथ से IIT ऐसे निकल जाता है जैसे चिड़िया उड़ जाती है हाथ से। तो इसीलिए बहुत भूल के भी गलती ना करिएगा। यदि हो सके बहुत केयरफुल रहिएगा, और यदि मेरी हेल्प लेना चाहे तो मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। अभी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अभी मैंने रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी 50% ऑफ रखा हुआ है। डिटेल के लिए मेरे को आप फोन कर सकते हैं। सो विद दैट आई एंड दिस वीडियो। किसी भी क्वेरी के लिए आप मेरे साथ में डायरेक्टली जुड़ के मेरे को फोन कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर जेईई फॉर्म फिलिंग। टेक केयर।